हमेशा की तरह हाजिर हूं मैं एक नया वीडियो लेकर के। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दोस्तों, अगर आप इस मेरे वीडियो को अगर आप देखते हैं, टेंस का रिलेटेड कोई भी वीडियो देखते हैं, तो निश्चित रूप से मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से आप समझ लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग आज पढ़ेंगे। मैं हूं आपका योगेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं ज्ञान शिक्षा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले भी बता चुका है, एक वीडियो लोड किया था जिसमें कुछ बेसिक रूल था कि अगर कोई भी सेंटेंस हमको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि जो हमको सेंटेंस मिला है वो किसी न किसी टेंस में जरूर होगा, किसी न किसी टेंस में जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सेंटेंस हमको ट्रांसलेट करने के लिए दे दिया जाए और वो किसी टेंस में ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो कोई ना कोई टेंस जरूर होगा। तो जो सेंटेंस हमको ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा, सबसे पहला काम हम यही पता लगाएंगे कि दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस में लिखा है। ठीक है, नंबर एक चीज। अब जब हम टेंस पहचानेंगे तो दिक्कत यह आएगी कि हम टेंस पहचाने कैसे। तो टेंस की पहचान हमेशा फाइनाइट वर्ब से होती है। टेंस की पहचान हमेशा फाइनाइट वर्ब से होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि फाइनाइट वर्ब कहां रहेगा। तो फाइनाइट वर्ब हिंदी सेंटेंस के एकदम लास्ट में रहता है। फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहेगा, चाहे सेंटेंस कितना भी छोटा हो, चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, फाइनाइट वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया कि सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब कहां रहेगा, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। हो गया। अब इसके बाद सेंटेंस पहचानेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये पहचानेंगे। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट छांटना शुरू करेंगे और फिर उसको एक क्रम में लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, एक क्रम में मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, याद रखिए हर टेंस की पहचान अलग अलग होती है। हर टेंस की पहचान अलग अलग होती है। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। हर टेंस की पहचान अलग अलग होगी, हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होगा और हर टेंस में मेन वर्ब का, फाइनाइट वर्ब का अलग अलग फॉर्म प्रयोग किया जाता है। कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड, कहीं आईएनजी। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको यह पहचानना है कि ये सेंटेंस जो हमको सेंटेंस मिला है किस टेंस में लिखा है। तो सबसे पहले हम टेंस की पहचान करेंगे। क्या करेंगे, टेंस की पहचान। टेंस की पहचान किससे होगी, फाइनाइट वर्ब से होगी। फाइनाइट वर्ब कहां मिलेगा, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान क्या होता है। देखिए, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान का मतलब होता है ये जो चल रहा है ये प्रेजेंट है। ये क्या है, ये वर्तमान है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट का मतलब वर्तमान। वर्तमान की पहचान होती है हैं, हो, हु। अगर कोई सेंटेंस है उसके लास्ट में हैं, हो, हु दिया है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस में लिखा है। किस टेंस में लिखा है, प्रेजेंट टेंस में लिखा है। तो प्रेजेंट, इस टेंस के नाम में क्या लिखा है, प्रेजेंट। इसका मतलब इसके लास्ट में है, हो आएगा। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण होना। क्या होना, पूर्ण। पूर्ण होना का मतलब होता है समाप्त होना। कोई भी चीज जब पूर्ण हो जाती है तो समाप्त हो जाती है, और जो चीज समाप्त हो जाती है वो चुका चुकी में बदल जाती है। तो परफेक्ट का मतलब हो गया चुका, चुकी, चुके, और प्रेजेंट का मतलब हो गया हाय, हो। अब दोनों को मिला दीजिए। ठीक, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। कोई भी ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसके लास्ट में चुका है आए, क्या आएगा, चुका है। चुकी है आए, क्या आएगा, चुकी है। चुके हैं आ जाए, क्या जाए, चुके हैं। इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। मतलब कि अगर कोई सेंटेंस है इसको लास्ट में चुका है, चुके आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें काम समाप्त हो चुका है। तो चाहे इधर से कहिए चुका है, चुकी है आ गया, इसका मतलब उसमें काम समाप्त हो चुका, एक्शन पूर्ण हो चुका है। पलट करके कहिए अगर एक्शन पूर्ण हो चुका है, अगर कोई सेंटेंस है उसमें एक्शन दिया, अगर एक्शन पूर्ण हो चुका है तो उस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है आएगा। तो चाहे उस तरह से समझ लीजिए, चाहे इस तरह से समझ लीजिए। कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है नहीं आता है, चुका है, चुकी है नहीं आता है। इसमें आता है या है। क्या आता है, या है।
ई है आएगा, या है, ई है, ये है आएगा, ये भी आएगा। तो मान लेते हैं कोई सेंटेंस है, उसके लास्ट में या है, ई है, ये है आ गया, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चुका है, चुकी है, चुके आ गया, इसका मतलब भी प्रेजेंट परफेक्ट ही टेंस है। ठीक है, जब कोई एक्शन पूर्ण होगा, समाप्त होगा, तभी उसके अंत में चुका है, चुकी है या है, ई है करके आएगा। समझे? ठीक है, जैसे मैंने पत्र लिख लिया है, तो पत्र लिख लिया है मतलब लिखने का काम कंप्लीट हो चुका है। वह खाना बना चुकी है मतलब कि खाना बनाने का जो एक्शन है वो पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए वह खा चुकी है, वह जा चुकी है, वह रो चुकी है, वह पत्र लिख चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अब यहां चुका है, चुके हटा के या है, ई आ जाए, तब भी वही चीज होगा। वह पत्र लिख चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। उसने पत्र लिख लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट। वह गाना गा चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट। उसने गाना गा लिया है, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट। कुल मिलाकर के कि प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है। ठीक, ये हो गया पहचान। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब कुछ और होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब कुछ और होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब कुछ और होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है। क्या होगा? हैज और हैव। अब इसमें दो हेल्पिंग वर्ब, एक हैज और एक हैव। तो हैज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। जब भी किसी टेंस का दो हेल्पिंग वर्ब आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक हेल्पिंग वर्ब किसी एक सब्जेक्ट के लिए, दूसरा हेल्पिंग वर्ब किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए। अब सब्जेक्ट दूसरा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। सब्जेक्ट दो ही हो सकता है, या तो सिंगुलर या तो प्लूरल, तीसरा कुछ नहीं होगा। तब मान लेते हैं सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो वहां पर हैज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? है। तो सिंगुलर में आपका ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, या कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए। क्या आ जाए? सिंगुलर नाउन। तो उसी को, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज लिखेंगे। ठीक, अभी क्या बचा हमारे पास? अभी तो हैव भी बचा है। तो हैव का यूज कब करेंगे? अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, जैसे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ये सब प्लूरल में आते हैं। या इनको छोड़ करके कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, क्या हो? कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैव का। हो गया। हर टेंस में मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म लगती है। कभी फर्स्ट लगेगी, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी आईएनजी। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? थर्ड। हो गया आपका सब सारा बेस बन गया। देखिए, याद रखिए, कभी भी कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए आता है, ठीक है, तो सबसे पहले टेंस पहचानेंगे। याद रखिए, हर टेंस का पहचान अलग अलग होता है। हर टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब होता है अलग अलग। हर टेंस में मेन वर्ब का अलग अलग फॉर्म लगता है। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज का यूज हम लोग सिंगुलर के साथ करते हैं, हैव का प्रयोग हम लोग प्लूरल के साथ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा। ये हो गया। ठीक, अब हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए, कंपैरिजन करके आप पढ़ेंगे तो तुरंत याद हो जाएगा। जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, उसमें एक्शन जारी रहता है, लगातार चलता है। और प्रेजेंट परफेक्ट का पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसमें एक्शन चलता नहीं, एक्शन समाप्त हो चुका रहता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब इज एमआर होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्रयोग होता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। तो जब भी दो टेंस का कंपैरिजन करके आप पढ़ेंगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यह हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का। अब हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो ट्रांसलेट करना सीखेंगे तो सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का, किसका? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब हो गया कि साधारण वाक्य। क्या है? साधारण वाक्य। मान लेते हैं सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
सब कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। कोई भी टेंस हो, सब्जेक्ट के बाद हम ही हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज हैव, तो यहां आएगा हैज या हैव। अगर यही सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहता तो यहां पे ईजेएमआर आ जाता, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहता तो डू डज आ जाता, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, जिसमें से अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज लिखेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो फिर हैव लिखेंगे। अब सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब आएगा। क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब की अलग अलग फॉर्म होगी, कहीं फर्स्ट, कहीं सेकंड, कहीं थर्ड, कहीं आईएनजी। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका अफर्मेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव में से एक, फिर वर्ब की थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट हो गया। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए हमको एग्जाम्पल बनाना हो, मैंने पत्र लिख लिया है, पत्र लिख लिया है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैं पत्र लिख चुका हूं। तो मैं पत्र लिख चुका हूं या मैंने पत्र लिख लिया है, दोनों एक ही चीज है। अब मान लीजिए इसको हमको ट्रांसलेट करना है, तब सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे। क्या पहचानेंगे, टेंस। टेंस की पहचान किससे होगी, फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब कहां आएगा, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा है, या है, ठीक। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में या है, ई है, ये हैगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। अब सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव है। अगर इसमें नहीं रहता तो निगेटिव हो जाता, इसमें क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड रहता तो इंट्रोगेटिव हो जाता। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ट्रांसलेट करिए, ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट का मतलब हो गया कि कार्य को करने वाला, जो एक्शन को करेगा वही सब्जेक्ट है, या जिसके भी बारे में हम बात करेंगे वो सब्जेक्ट कहलाएगा। तो इस सेंटेंस में कौन सा एक्शन हो रहा है, लिखने का। लिखने का एक्शन कौन कर रहा, मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव। अब आई के साथ क्या लगेगा, हैव, तो हैव लिखेंगे। इसके बाद बताइए फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब कौन है, लिखना। लिखना की इंग्लिश राइट। राइट का थर्ड फॉर्म हो गया रिटन। इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, पत्र। तब पत्र की इंग्लिश क्या होगी, लेटर। क्या होगी, लेटर। लेकिन हम इसके पहले ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ए। अब ए किस लिए लगाएंगे, क्योंकि लेटर आपका कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के बिना आर्टिकल का नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए यहां ए लगा। अगर यही सेंटेंस ऐसे रहता, मैंने एक पत्र लिख लिया है, तब भी हम ए लेटर लिखते, और एक नहीं रहेगा, ठीक, तब भी हम ए लेटर ही लिखेंगे। तो ए हम एक के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, ये कॉमन नाउन है, इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक भी किया करिए। जब आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोग का थोड़ा हौसला बढ़ता है कि थोड़ा और मेहनत किया जाए। अब वीडियो पसंद आती है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। अगला आ जाइए, मान लेते हैं सेंटेंस हमारा निगेटिव है। क्या है, निगेटिव। तो अगर सेंटेंस निगेटिव है तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए निगेटिव है तो इसका मतलब उसमें नहीं वर्ड आएगा। क्या आएगा, नहीं। नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नॉट। क्या होगी, नॉट। और नॉट का यूज हम लोग कहां करते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। कोई भी टेंस हो, नॉट कहां लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद। अगर मान लेते हैं कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें हेल्पिंग वर्ब ना हो, उसमें नॉट कहां लिखेंगे, तो ऐसा कोई टेंस नहीं होगा जिसका हेल्पिंग वर्ब होगा ही नहीं। अब दूसरा, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो नॉट लगेगा ही नहीं। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा। तो हम लोग कौन सा टेंस वर्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैज हैव। तो हम लोग नॉट कहां लिखेंगे, हैज हैव के बाद ही नॉट लगा देंगे। बाकी सब सेम अपने ही जगह पे रहेगा। जैसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यही। इसके बाद क्या लिखेंगे, हैज या हैव, वही सेम हैज या हैव। अब इसके बाद यहीं पे जोड़ देंगे हम नॉट। क्या जोड़ेंगे, नॉट। फिर इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक, फुल स्टॉप। ये हो गया। जैसे वे आगरा
जा चुके हैं। मान लीजिए इसका ट्रांसलेशन बनाना है, वे आगरा जा चुके हैं। तो पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान क्या होगी, फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब कहां होगा, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है। क्या है, अफर्मेटिव। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले, सॉरी इसमें नहीं, सब छूट गया। वे आगरा नहीं जा चुके हैं। क्या है, नहीं जा चुके हैं। तो लास्ट में चुका है, चुकी है आया है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है। और नहीं वर्ड आया है, क्या है, नहीं, इसलिए निगेटिव है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और निगेटिव सेंटेंस है। अब ट्रांसलेट करिए। ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ, एक्शन को करने वाला। इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है, जाने का। जाने का एक्शन कौन कर रहा है, वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। या ऐसे भी कह सकते हैं, जिसके बारे में बात होगी वो सब्जेक्ट होगा। तो किसकी बात हो रही है, वे, यही आपका सब्जेक्ट हो गया। अब दे आपका सब्जेक्ट हो गया। दे के बाद हैज या हैव। दे आपका प्लूरल है, इसलिए क्या लिखेंगे, हैव। अब ये सेंटेंस निगेटिव है क्योंकि नहीं दिया है, तो नहीं की इंग्लिश नॉट, हैव के बाद। इसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब कौन है, जाना। जाना की इंग्लिश गो। अब गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। ठीक, इसके बाद क्या बचा, आगरा। तो गॉन टू, गो के बाद टू का यूज करना चाहिए, टू आगरा। हो गया, ये आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या हो गया, निगेटिव। अब नेक्स्ट आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। चलिए देखिए इंट्रोगेटिव। अब देखिए ये हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ रखा है, इंट्रोगेटिव। अब मान लेते हैं कोई सेंटेंस हमको ऐसा मिल गया जो इंट्रोगेटिव है। तो जब हम पिछले वीडियो में भी बताते, जितनी बार टेंस आप कोई भी सेंटेंस आप अनुवाद करेंगे, जितनी बार कोई भी टेंस का, कोई भी टेंस हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर इंट्रोगेटिव है तो ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि उसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है और कहां पे लिखा है। क्या देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड कौन है और कहां पे लिखा है। लेकिन ये रूल सिर्फ क्या के लिए, किसके लिए, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें क्वेश्चन वर्ड के रूप में, क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या दिया है, तब देखेंगे कि क्या शब्द कहां पर है, क्या सेंटेंस के शुरू में है कि सेंटेंस के बीच में। केवल क्या के लिए रूल है। अब क्यों क्या के लिए रूल है, क्योंकि क्या एक ऐसा वर्ड है जिसकी इंग्लिश कभी लिखी जाती है और कभी नहीं लिखी जाती है, कभी लिखी जाती है और कभी नहीं लिखी जाती है। अब कब लिखी जाती है, कब नहीं लिखी जाती है, इसके ऊपर मैंने एक अलग सा वीडियो बना करके डाला हुआ है। आप प्लेलिस्ट में, इसी टेंस के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे, उसमें पूरी तरह से मैंने बताया है। तो हम क्या बताए हैं कि अगर क्या कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या लिखा है, तो जब ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि क्या कहां पे लिखा है। क्या सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। तो क्या एक ऐसा इंट्रोगेटिव होता है जिसकी इंग्लिश कभी लिखी जाती है और कभी नहीं लिखी जाती, इसीलिए देखना पड़ता है। लेकिन क्या को छोड़ करके कोई दूसरा इंट्रोगेटिव है तो उसकी इंग्लिश हमेशा लिखी जाएगी, वो चाहे सेंटेंस के शुरू में हो, चाहे बीच में हो, चाहे अंत में। इसलिए क्या को छोड़ के कोई दूसरा इंट्रोगेटिव आएगा तो वहां ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो कहां पर लिखा है। लेकिन जब क्या आएगा तब देखना ही पड़ेगा कि क्या कहां पर लिखा है। तो मान लेते हैं कोई ऐसा इंट्रोगेटिव आ गया जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में क्या लिखा है और ये क्या सेंटेंस के स्टार्ट में दिया है। कहां दिया है, स्टार्ट मतलब शुरू में दिया है। तो याद रखिए, जब क्या बोले हैं कि क्या एक ऐसा इंट्रोगेटिव है कि उसकी इंग्लिश कभी लिखी जाती है और कभी नहीं लिखी जाती है। देखिए, जब क्या सेंटेंस के शुरू में आ गया, कहां आ गया, शुरू में, ठीक। तो जब शुरू में आएगा तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। अब क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट। लेकिन हम व्हाट का यूज नहीं करेंगे। कब, जब क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा तब। हर टेंस में ही नियम है। लेकिन अगर क्या सेंटेंस के बीच में आ गया, कहां गया, बीच में, तो जब बीच में आया तो इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी और इसकी इंग्लिश क्या होगी, व्हाट। ठीक है। तो हम लोग पहला पढ़ रहे हैं कि मान लेते हैं कि क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया, तो जब क्या सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। करेंगे क्या, जो टेंस होगा उसके हेल्पिंग वर्ब को यहां से उठा के सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। यहां से उठा कहां लिखेंगे, सब्जेक्ट के पहले। तो इसको उठा के ही कर दीजिए, बाकी सब सेम अपने ही जगह पे रहेगा। तो हो जाएगा आपका, देखिए, हैज, हैव सब्जेक्ट के
पहले आ गया, बाकी अब सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। देखिए पढ़ाते समय हम भी मनुष्य हैं, हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए, तो मिस्टेक अगर हो जाते तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो में कोई कमी है तो भी, अच्छा बुरा जो भी हो, आप लोग कमेंट ज्यादा से ज्यादा करिए। जो भी अगर कमी होगी तो उसका सुधार किया जाएगा। बाकी अपने तरफ से हम बेस्ट का प्रयास करते हैं कि जितना हमको नॉलेज है उतना हम आपको दे पाए। चलिए देखिए, हो गया ना। अब एग्जांपल देखिए, क्या रीता ने अपना पाठ याद कर लिया है? क्या रीता ने अपना पाठ याद कर लिया? अब इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे। टेंस की पहचान किससे होगी? फाइनाइट वर्ब से। फाइनाइट वर्ब कहां आएगा? हिंदी सेंटेंस के लास्ट में। लास्ट में क्या लिखा है? या है। कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में या है, ये है आएगा, कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। अब सेंटेंस देखिए कौन सा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। अब देखेंगे कि इसमें इंट्रोगेटिव है कहां, सेंटेंस के स्टार्ट में कि बीच में। तो इंट्रोगेटिव कौन है? क्या? यही इंट्रोगेटिव वर्ड मतलब क्वेश्चन वर्ड, ये सेंटेंस के स्टार्ट में लिखा है। तो अगर क्या सेंटेंस के शुरू में आया तो उस क्या की इंग्लिश व्हाट हम लोग नहीं लिखेंगे, यहां व्हाट का यूज हम लोग नहीं करेंगे। अब लिखेंगे क्या? सबसे पहले हैज हैव। हैज हैव किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट कौन है इसमें? रीता। अब कोई पूछ दे रीता ही क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि एक्शन इसमें, याद करने वाला एक्शन रीता ही कर रही है, तो जो एक्शन करेगा वो सब्जेक्ट हो गया। तो ये आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ लगेगा हैज। तो देखिए ये हो गया आपका, फिर ये हो गया, फिर वर्ब का थर्ड। वर्ब कौन है? याद करना। याद करना का अंग्रेजी क्या होगा? लर्न। लर्न का थर्ड फॉर्म हो गया लर्न। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? अपना पार्ट। अपना की इंग्लिश हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। जो सब्जेक्ट होगा उसी का पॉजेसिव अपना की इंग्लिश होता है, ठीक। और वो प्रोनाउन होगा। क्या होगा? प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट कौन है? रीता। तो रीता का प्रोनाउन क्या आएगा? सी। और सी का पॉजेसिव क्या आएगा? हर। तो यही हर अपना की इंग्लिश हो जाएगा। अगर यही कोई लड़के का नाम रहता तो उसका प्रोनाउन क्या आता? ही। ही का पॉजेसिव हिज, तब वहां अपने की इंग्लिश हिज लिखते हैं। तो रीता के लिए अपना की इंग्लिश क्या लिखेंगे? हर, ठीक। इसके बाद फिर हम इसके बाद पार्ट। पार्ट की इंग्लिश लेसन। ये हो गया आपका, ठीक। दूसरा कंडीशन, मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में ना आकर के बीच में आ जाए। कहां आ जाए? बीच में। मान लेते हैं कोई ऐसा सेंटेंस आ गया जिसमें क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आ गया। कहां आ गया? मिडिल। मिडिल मतलब बीच में आ गया, है। तो उसकी इंग्लिश हमेशा लिखी जाएगी, उसका इंग्लिश हमेशा लिखी जाएगी। वो क्वेश्चन वर्ड चाहे क्या हो, कौन, किसने, कब, क्यों, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो, अगर सेंटेंस के बीच में आया तो उसकी इंग्लिश लिखी ही जाएगी। केवल क्या में प्रॉब्लम होता है, वो कभी लिखा जाता है और कभी नहीं। तो मान लेते हैं कि क्या सेंटेंस, अरे कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ गया। कहां गया? बीच में। तो हिंदी के सेंटेंस में बीच में है, लेकिन जब इंग्लिश बनाते हैं तो इसको बीच से उठा के सेंटेंस के शुरू में कर देंगे, क्योंकि हिंदी के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट में भी आ सकता है और सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है, लेकिन इंग्लिश के सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कभी बीच में नहीं आएगा। तो उसको हिंदी में बीच में रहेगा लेकिन इंग्लिश में बीच में नहीं आएगा। तो वो इंग्लिश में कहां आएगा? इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड हमेशा सेंटेंस के शुरू में आएगा। कहां? सेंटेंस के शुरू में। सेंटेंस के शुरू में कहां? हेल्पिंग वर्ब के पहले। मतलब कि यहीं पर क्वेश्चन वर्ड हम लोग, जो क्वेश्चन वर्ड हिंदी के बीच में रहेगा इंग्लिश में हम लोग यहीं पे जोड़ देंगे, बाकी सब सेम अपने जगह पे। तो बोलिए क्या आएगा? पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हैज, फिर हैव, फिर सब्जेक्ट, बोलते जाइए, फिर वर्ब की थर्ड, फिर क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब इसका एग्जांपल देखिए। देखिए इसका एग्जांपल हम ऊपर लिख दे रहे हैं।
तुमने आज क्या खरीदा है, इसका ट्रांसलेशन बनाना है। तो लास्ट में क्या लिखा, आ है, या है, ई है, ये है। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव, क्योंकि इंट्रोगेटिव का वर्ड लिखा और इंट्रोगेटिव का मार्क लगा है। अब देखेंगे कि इंट्रोगेटिव है कहाँ, सेंटेंस के बीच में है कि स्टार्ट में। तो हिंदी के सेंटेंस में कहाँ लिखा, बीच में। तो हिंदी में बीच में लिखा, जब इंग्लिश बनाएंगे तो ये सेंटेंस के शुरू में चला जाएगा। याद करें, इसी के ऊपर वाले एग्जांपल में क्या स्टार्ट में लिखा था, तो हम उसकी इंग्लिश व्हाट नहीं लिखेंगे। यहाँ क्या कहाँ चला गया, बीच में। क्या लिखा है, बीच में। तो जब इंग्लिश बनाएंगे तो ये इसकी इंग्लिश लिखेंगे, ये बीच में इसलिए लिखेंगे, आज शुरू में रहता तो नहीं लिखते। यही हिंदी में बीच में इंग्लिश में आके एक क्वेश्चन वर्ड बन गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखेंगे बताइए, क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज है, हैज है किसके अनुसार, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, तुम की इंग्लिश क्या हुई, यू। यू के साथ हैज की है, तो हो गया आपका है। यही देख के लिखना चाहिए, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। फिर वर्ब का थर्ड, खरीदना की इंग्लिश बाई, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। फिर क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ दीजिए। मान लेते हैं ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, क्या हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव रहता तो इसमें नहीं रहता, क्या रहता, नहीं। इसी में नहीं जोड़ दीजिए, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो अगर नहीं वर्ड आ गया तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ठीक। तो अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट का यूज हम लोग सब्जेक्ट के बाद करेंगे। कहां करेंगे, सब्जेक्ट का। अगर सेंटेंस केवल निगेटिव है तो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाएगा, लेकिन अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। दुनिया का कोई भी टेंस हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, कोई भी, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ठीक, तो नॉट कहां लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद। अब ये देखिए, ये है ना, इसको निगेटिव बनाना, केवल निगेटिव, तो यहां नॉट लगेगा, ठीक। अगर इसी को इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो ये यहां चला जाएगा और नॉट सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। तो तुम आज क्या नहीं, मान लीजिए यही आ रहा था कि तुम आज क्या नहीं खरीदे हो, तो व्हाट हैव यू नॉट, सॉरी ये आज की इंग्लिश यहां लिखना है, टुडे। चलिए, तुम आज क्या नहीं खरीदे हो, तो व्हाट हैव यू। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। सपोर्ट में केवल आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। कमेंट भर भर के करिए, लाइक खूब करिए, ताकि हम भी देखें कि हमारे अंदर क्या कमी है और क्या अच्छाई है। तो जैसा रहेगा उसी के अनुसार हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार करेंगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।